नमस्कार, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहां हम जनरल नॉलेज की सीरीज़ हल कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कुछ जीके क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये क्वेश्चन हमें एसएससी 2015 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। ये प्रश्न एसएससी 2013 और 2015 में पूछा गया है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। के बाद अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, या विकासशील राष्ट्र के रूप में, या अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में। देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। पांचवा प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रापूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, या न तो निर्यात न ही आयात होता है? ये प्रश्न यूपीएससी 2011 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है, जो बंद अर्थव्यवस्था होती है वो उसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? समाजवादी अर्थव्यवस्था, समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो जिसका संबंध जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। और ये प्रश्न एसएससी 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या फिर एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में? ये प्रश्न बीपीएससी 2008 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, या बाजार के आकार पर, या उपयुक्त सभी पर? ये प्रश्न एसएससी 2011 में पूछा गया है। तो किसी देश का आर्थिक विकास इन सभी पर निर्भर करता है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, वैश्वीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, या घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, या अर्थव्यवस्था के
विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ये प्रश्न एसएससी 2011 में पूछा गया है। इसके बाद अगला है वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, विश्व में एकल करेंसी लागू करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। अगला देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है बाह्य ऋण का बढ़ना, भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना या आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रमों को त्याग देना। ये प्रश्न यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। अगला देखिए, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 43%, 49%, 54% या फिर 65%। तो कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? 54% भाग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक या फिर संरचनात्मक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संरचनात्मक। अगला है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है नीति आयोग, वित्त आयोग, NSSO या फिर UNO। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, NSSO। अगला है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला देखिए, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या फिर घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो इसका राइट आंसर है अदृश्य बेरोजगारी। अगला देखिए, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना, या पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, या फिर विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का अपर्याप्त होना, या फिर आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या मतलब है? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ये प्रश्न एसएससी 2014 में पूछा गया है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 19, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों पाई जाती है। अगला है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी या शिक्षित बेरोजगारी या फिर खुली बेरोजगारी। तो सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? शिक्षित बेरोजगारी की समस्या है। अगला है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से,
विनिर्माण क्षेत्र से या फिर शहरी क्षेत्र से। तो नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। एक तथा 3, 2 तथा 4, 3 तथा 4 या फिर 1 तथा 2। ये प्रश्न यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया है। तो छिपी हुई बेरोजगारी है ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से। 1 और 2 दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट होगा। अगला देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अवस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग की अभिनति, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता या कच्चे माल की कमी। ये प्रश्न एसएससी 2000 में पूछा गया है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला देखिए, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या इनमें से कोई नहीं। एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। कौन सी बेरोजगारी दिखाई देती है? शिक्षित बेरोजगारी। अगला है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, या श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, या श्रमिकों की उत्पादकता कम है। ये प्रश्न एसएससी 2017 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। अगला देखिए, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शैक्षिक बेरोजगारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है शिक्षित बेरोजगारी। ये प्रश्न भी एसएससी 2017 में पूछा गया है। अगला देखिए, खालिस्तान बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। शिक्षित, संरचनात्मक या मौसमी या फिर पूर्ण। तो जब कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिलता है उसे मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है। अगला देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? अल्प रोजगार, संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, या फिर मौसमी बेरोजगारी, या फिर चक्रीय बेरोजगारी। तो ये एसएससी 2017 में पूछा गया है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? उद्योग की, व्यापार की, कृषि की या फिर यातायात की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि की। ये यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। अगला देखिए, बाजार के कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है मौसमी, आर्थिक, आंशिक या फिर संरचनात्मक। तो ये प्रश्न एसएससी 2022 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संरचनात्मक। अगला है प्रश्न नंबर 31, खालिस्तान जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, ये प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी होती है, या स्वैच्छिक बेरोजगारी होती है, या फिर शास्त्रीय बेरोजगारी होती है। ये प्रश्न एसएससी 2022 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी होती है ये। यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे खालिस्तान बेरोजगारी कहा जाता है। प्रौद्योगिकी
आकस्मिक या फिर दीर्घकालीन या फिर प्रतिरोधात्मक। ये एसएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ये होती है दीर्घकालीन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा या फिर नीति आयोग। ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। अगला देखिए, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है लोगों में बुद्धि का अभाव, आय में असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव या फिर स्वैच्छिक निष्क्रियता। ये प्रश्न एसएससी 2010 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आय में असमानता। अगला देखिए, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर या देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है परिवार में उपभोग व्यय के आधार पर। अगला प्रश्न है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने या फिर इंदिरा गांधी ने। ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है। तो किस गरीबी उन्मूलन हेतु किसने कार्यक्रम संचालित किया था? तो इंदिरा गांधी ने। अगला है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? बिहार को, मध्य प्रदेश को, झारखंड को या ओडिशा को। ये यूपी पीसीएस 2010 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक या बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये यूपी पीसीएस 2015 का प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? IRDP, TRY-SEM या NREP या इनमें से सभी। ये यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। अगला देखिए, कथन ए, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। और कथन आर है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है और ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये यूपी पीसीएस 2010 का प्रश्न था। अगला देखिए, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है या 1, 2 और 3 सही है। ये यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। अगला देखिए, भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष व अधिक की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है।
या 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है या 60 वर्ष और अधिक की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। ये यूपी पीसीएस 2019 का प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। अगला देखिए, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय या प्रति व्यक्ति आय। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनकर लिखिए। 2 व 3 सही हैं, 1, 2 व 3 सही हैं या केवल 3 या फिर 1, 2, 3 व 4 सभी सही हैं। तो ये यूपी पीसीएस 2020 का प्रश्न है। इसका सही आंसर है सी वाला ऑप्शन सही है, केवल 3 ही सही है, मतलब ये पारिवारिक उपभोग व्यय। अगला देखिए, निर्धनता रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में आमतौर पर हर 10 साल के बाद इसका अनुमान लगाया जाता है। भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक श्रेणियों के लिए निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात समान नहीं है। तो केवल 1 सही है, या न तो 1 और न ही 2, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों। ये एसएससी 2022 का प्रश्न है। इसका सही आंसर है केवल 1 सही है। भारत में आमतौर पर हर 10 साल के बाद इसका अनुमान लगाया जाता है। अगला देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? आईबीआरडी का, आईएमएफ का, यूएनडीपी का या फिर डब्ल्यूटीओ का? तो यूपीएससी 2002 का प्रश्न है ये। इसका सही आंसर है आईबीआरडी। अगला है, मानव विकास सूचकांक एचडीआई किसने बनाया था? यूएनसीटीएडी या एएसईएएन या आईबीआरडी या फिर यूएनडीपी? ये एसएससी 2012 का प्रश्न है। इसका सही आंसर है यूएनडीपी। अगला देखिए, मानव विकास सूचकांक मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? अमृत सेन, महबूब उल हक, सुखमोय चक्रवर्ती या जेएस चड्डा? ये सीडीएस 2019 का प्रश्न है। इसका सही आंसर है महबूब उल हक। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एचडीआई की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? जीवन प्रत्याशा, सामाजिक असमानता, प्रति व्यक्ति आय या फिर शिक्षा? ये यूपी पीसीएस 2020 का प्रश्न है। इसका सही आंसर है सामाजिक असमानता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? स्वास्थ्य एवं पोषण, सकल नाम निवेश दर या जन्म के समय जीवन प्रत्याशा या प्रति व्यक्ति आय? ये यूपी पीसीएस 2009 का प्रश्न है। इसका सही आंसर है सकल नाम निवेश दर। मानव विकास सूचकांक एचडीआई का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर या शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर? ये एमपीपीएससी 2015 का प्रश्न है। इसका सही आंसर है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? अप्रैल 2020, अप्रैल 2001, अप्रैल 2002 या फिर अप्रैल 2003? तो इसका सही आंसर है अप्रैल 2002।
यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? उच्च मानव विकास श्रेणी, मध्यम मानव विकास श्रेणी, निम्न मानव विकास श्रेणी या अति निम्न मानव विकास श्रेणी? तो भारत को किस में रखा गया है? मध्यम मानव विकास श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का भाग का माप नहीं है? जीवन प्रत्याशा, लिंग अनुपात, साक्षरता दर या सकल नामांकन? ये एसएससी 2017 का प्रश्न है। इसका सही आंसर है लिंग अनुपात। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पर जुड़े हुए जनरल नॉलेज के प्रश्न देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।